नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं सोशल साइंस का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को पता है, आप लोग का जो एग्ज़ाम 12 फरवरी को यानी सामाजिक विज्ञान को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। साथ में अगर आप लोग प्लेलिस्ट चेक नहीं किए तो उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। जैक बोर्ड क्लास 10th एग्जाम स्पेशल 2024 प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, उसको जाकर चेक कर लीजिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस का वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर जाकर उस सबको देखिए आप लोग। ठीक है, वहीं से आप लोग को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। सभी क्वेश्चंस को देखना है। साथ में चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, साथ में इससे रिलेटेड और भी जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ देखिए क्वेश्चन है, साथ में 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, जायालो, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूसो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कैसे उसको देख लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा। उत्तर ऑप्शन ए आपका रूसो सही जवाब हो जाएगा। साथ में आगे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक पूरा नाम दे दिया गया है। रूसो का पूरा नाम क्या था? जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देख लीजिएगा। इसका और जानकारी क्या है कि यह किताब 1762 में आई थी। ठीक है, और उसी से रिलेटेड है कि इस किताब में प्राकृतिक और कानूनी अधिकारों के बीच संबंध पर चर्चा की गई थी। ये सब भी आप लोगों को पता रहना चाहिए, ताकि अगर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर हो तो उसका भी आप लोग जानकारी आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 8 अप्रैल 1919 ईस्वी, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, या 25 अप्रैल 1919 ईस्वी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसका आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, साथ में इससे रिलेटेड और जानकारी क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग जो भी घटना थी। ठीक है, आगे देखिएगा, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों पर कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, और इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग घटना को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रहेगा। कहाँ? तो अमृतसर, ओके, पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जोसेफ मेथ्सन का जन्म कब हुआ? जोसेफ मेथ्सन का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था? 1802 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1812 ईस्वी, 1807 ईस्वी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ठीक है, और साथ में आप लोग को वीडियो का आखिरी में बताकर जाना है कि इसमें से आप लोग को कितना का आंसर आप लोग को पता था। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 1807 ईस्वी। ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। जोसेफ मेथ्सन का जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते इससे रिलेटेड और जानकारी देख लेते। जोसेफ मेथ्सन एक इतालवी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। वह कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य बन गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1925 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1930 ईस्वी, या 1927 ईस्वी? यहाँ पर इस सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा सही जवाब क्या होगा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि साइमन कमीशन, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, आधिकारिक तौर पे इसको किस नाम से जाना जाता है? भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से जाना जाता है। 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। तो ये कब पहुंचा? तो 1928 ईस्वी। कब पूरा यहाँ पर डेट दिया हुआ है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है क्वेश्चन। इस आयोग का गठन कब हुआ था? 26 नवंबर 1927 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। ठीक है,
याद रखिएगा गठन कब हुआ था, 26 नवंबर 1927 ईस्वी को, और कब भारत का पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ठीक है, साइमन कमीशन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ही 5 नंबर क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट क्या था, रिंडरपेस्ट क्या था, मछली रोग था, पुष्प रोग था, पशु रोग था, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पशु रोग था, ठीक है, पशु रोग था। महत्वपूर्ण जानकारी में क्या लिखा हुआ है, तो रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था। रिंडरपेस्ट 1880 के दशक के आखिरी वर्षों में अफ्रीका में फैला था। कहाँ फैला था, अफ्रीका में। कब, तो 1880 के दशक में, ठीक है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ये रिंडरपेस्ट क्या था, तो पशुओं में होने वाला एक रोग था। किस प्रकार का रोग था, तो विषाणु जनित संक्रामक रोग था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ही हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1916 से 1920 ईस्वी, 1914 से 1928 ईस्वी, या 1939 से 1945 ईस्वी, या 1912 से 1918, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या डी दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी 1914 से 1918 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये प्रिंटिंग गलत हो गया है। महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिएगा कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध, ठीक है। अब इससे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ हुआ था, तो यह युद्ध यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, प्रशांत और एशिया के कुछ हिस्सों में लड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल रहा है कि यह पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो वो भी आप लोग को पता चला, कब तक चला था वो भी पता चल गया, एग्जैक्ट डेट भी पता चल रहा है, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है। इसे महान युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी यहाँ पर ही मिल जा रहा है, तो ये सबको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और सभी वीडियो में इसी प्रकार से आप लोग को जानकारी दी जाएगी, ताकि आप लोग अगर एक क्वेश्चन को पढ़े तो उसका आंसर आसानी से आप लोग दे पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ पर देखिएगा पहले, सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। बहुत लोग यहाँ पर टाटा स्टील को टिक कर देंगे, ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा। हेल, सेल या टाटा स्टील या MNCC, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सेल, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, सेल सही जवाब हो जाएगा। कैसे, तो हेल, टाटा स्टील और MNC ये सब क्या है, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, लेकिन सेल जो है भारत सरकार की स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो भारत में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यह भारत में स्टील के बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है और देश की बुनियादी ढांचों की परियोजना के लिए स्टील की आपूर्ति करती है, ठीक है। ये इसका आपको उत्तर हो जाएगा। निजी मतलब ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, और सेल जो है आपका क्या है, सरकारी कंपनी हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन देखिएगा, एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में वो स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है, 8, 7, 33 या 15 या 33 या 15, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका 7 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन में रहे तो। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी अभी अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो 44 दिया जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। देख लीजिएगा क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। भारत का सबसे लंबा हाईवे NH44 है, जो कि उत्तर भारत की दक्षिण भारत को कवर करता है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कवर करता है। और इस हाईवे को पहले हम लोग NH7 के नाम से जानते थे, पहले NH7 के रूप में जाना जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसको NH44 के नाम से जाना जाता है। तो अभी अगर ऑप्शन में, इसीलिए हम बोले कि अगर अभी ऑप्शन आएगा तो NH44 आना चाहिए, ठीक है। तो 44 का आप लोग टिक कीजिएगा, अगर 44 नहीं उपलब्ध है तब आप लोग 7 अगर दिख रहे है तो उसको टिक कीजिएगा, ठीक है, या वो लिखिएगा। इस हाईवे को कुल लंबाई कितना है, 3745 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है,
44, ठीक है, जिसको पहले हम लोग NH7 के नाम से जानते थे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना या कपास? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका रबी फसल कौन हो जाएगा? चना रबी फसल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका चना रबी फसल हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि चना एक रबी फसल है। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, जई, चना, अलसी, सरसों और अन्य अनाज भी शामिल हैं, ठीक है। रबी फसल को सर्दियों की फसल भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरण युग संसाधन का एक उदाहरण है। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला या पेट्रोलियम? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कैसे सौर ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा? तो महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय संसाधन के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे अब बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम सभी अनवीकरणीय संसाधन, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जो बहुत मुश्किल से मिलता है और या बहुत समय के बाद मिलता है। लेकिन सौर ऊर्जा जो आपको सूर्य से प्राप्त हो रहा है वो तो डेली प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और उसका कोई भी एक लिमिट नहीं कि हाँ ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ है कि ख़त्म हो जाएगा और उसको बहुत समय के बाद में मिलेगा, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसका अर्थ है कि वे सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि वे सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक बार उपयोग किए जाने के बाद उन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता। ये संसाधन लाखों वर्षों में बनते हैं। कौन? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन जो आप लोग को मिले जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन, ठीक है। इस प्रकार के सब नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे और बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम ये सब अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी या आगे ऑप्शन देख लीजिएगा 2003 ईस्वी, 2003 ईस्वी या 2003 ईस्वी। ऑप्शन 4 है ना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर आंसर आप लोगों को तो दिख गया होगा, 2000 ईस्वी, ठीक है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिएगा, जैसे झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। इस दिन को झारखंड गठन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। इससे पहले झारखंड दक्षिणी बिहार का हिस्सा था, ठीक है। और बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे 28वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 4 बार। कैसे वो देख लेते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण जानकारी में वो हम लोग को मिल जाएगा। उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी 4 बार सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बेल्जियम के संविधान में 1970 से 1993 के बीच 4 बार संशोधन किया गया। अब 4 बार कब कब किया गया? तो पहला संशोधन 1970 में हुआ, दूसरा संशोधन 1980 में हुआ और तीसरा संशोधन 1988 और 89 में हुआ था और चौथा संशोधन 1993 में हुआ था। तो कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बेल्जियम में पहला संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1970 में, दूसरा 1980 में, तीसरा 1988 से 1989 के बीच और चौथा जो संशोधन हुआ सो 1993 में हुआ था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? गैर लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जो सरकार बनती है वो सरकार कोई जनता अपने मन से नहीं बनाएगी, वो किसी और तरीक़ा से बनेगी, ठीक है। पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ देखिएगा, पाकिस्तान गैर लोकतांत्रिक देश है, वहीं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है लोकतांत्रिक देश है। गैर लोकतांत्रिक देश वो होता है जहां नेताओं को लोग नहीं चुनते हैं या फिर उन्हें निष्पक्ष तरीके से
नहीं चुना जाता है। गैर लोकतांत्रिक देशों के कुछ उदाहरण जैसे चीन, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में बदलाव हो, तो यहाँ पर ही पाकिस्तान को हटाकर इसमें से कुछ रहे तो आप लोग याद रखिएगा, तो आसानी से आंसर दे पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आधुनिकता? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे उत्तर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी क्या दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यह सिद्धांत भारत के प्राचीन सांस्कृतिक और मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहता है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1925 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी या 1930 ईस्वी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ चलिए उत्तर देख लेते, उत्तर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925 ईस्वी। कैसे? चलिए महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। कब? 26 दिसंबर। अब यहाँ देखिए विस्तार से बता रहा है कि 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में आयोजित एक सम्मेलन में पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था। हालांकि पार्टी का गठन 1920 के दशक की शुरुआत से ही धीरे धीरे हो रहा था और एम.एन. रॉय को पार्टी का संस्थापक माना जाता है। एम.एन. रॉय को पार्टी का संस्थापक माना जाता है। ओके, ये कब हुआ था वो भी आप लोग याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1925 ईस्वी। पूरा डेट याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे तो ऑप्शन में आएगा 1925 तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन पूरा डेट याद रहेगा तो अगर ऑप्शन में वहाँ पर 26 दिसंबर 1925, 5 दिसंबर 1925 तो वहाँ पर भी आप लोग सही कर पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1991 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 1995 ईस्वी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? चलिए उत्तर देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 1995 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी में क्या लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसको हम लोग शॉर्ट नाम से बोलते हैं, की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO के वर्तमान महानिदेशक रॉबर्ट अजेवेडो हैं, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा साथ में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? पहले कितने जिलों में लागू किया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। 100 जिला में, 150 जिला में, 200 जिला में या 250 जिला में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर ऑप्शन सी 200 जिला में ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसको बोलते हैं, सभी 625 जिलों में लागू किया गया है। लेकिन यह अधिनियम 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। यह अधिनियम 7 सितंबर कब लागू हुआ था? अगर पूछे क्वेश्चन तो याद रखिएगा 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। शुरुआत में इसे 200 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। शुरुआत में 200 जिलों में लागू किया गया था। 2007 से 8 में इसको 130 और जिलों में इसका विस्तार किया गया, मतलब 130 और जिला में लागू कर दिया गया। मतलब 200 पहले था, अब 200 में 130 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 330 जिला हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2008 से इससे सभी जिलों 650 जिलों में लागू कर दिया गया, ठीक है। ये इसका मतलब आंसर हो जाएगा, विस्तार से हो जाएगा। इसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है। साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वेबसाइट पे विजिट करके इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने वाला जो अधिनियम, या जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? गारंटी अधिनियम, हाँ
कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारा दे दिया जाएगा आपको ऑप्शन में, तो वहाँ पर आप लोग याद रखिएगा मनरेगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियाँ कितने क्षेत्रक में बटा हुआ है, 1, 2, 3 या कोई नहीं। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियाँ कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे, तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियाँ 2 क्षेत्रक में बटा हुआ है, संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र, ठीक है। संगठित क्षेत्र जिसमें सरकारी नौकरी, बड़ी कंपनियां, कारखाने आ जाते हैं जहाँ पर नियम उयम सब कानून चलता है, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र जो मतलब छोटा मोटा काम हो गया, ठीक है। अब आपके घर में कोई प्लम्बर आ रहा है कुछ काम करने के लिए, इलेक्ट्रीशियन आ रहा है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। छोटे व्यवसाय या घरेलू कामगार या कृषि, ठीक है, ये सब आपका असंगठित क्षेत्र में आ जाता है। इसको आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब बनी, नई आर्थिक नीति कब बनी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1919 ईस्वी या 1991 ईस्वी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी उत्तर 1991 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। पीवी नरसिंह राव सरकार ने जून 1991 में भारत में अर्थव्यवस्था की नई दिशा दी थी। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा उसको देख लीजिएगा, 70%, 20 से 30%, 30 से 40% या 50 से 60%। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 50 से 60% सही जवाब हो जाएगा। साल 2003 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% थी। साल 1973 में यह हिस्सेदारी करीब 35% थी, ठीक है। अगर 2003 पूछे तो कितना था, 50 से 60, अगर 1973 पूछे तो कितना था, 35%, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बिस्मार्क, मेजिनी या केदूर या गेरिवाल्डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर देख लीजिएगा, ऑप्शन बी मेजिनी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पूरा नाम क्या था, तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जोसेफ मेजिनी ने 1831 में फ्रांस के मार्सलीज शहर में की थी, ठीक है। ये इसका पूरा उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ही 22 नंबर क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1921 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर बी आपका 1919 ईस्वी सही जवाब कैसे हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, कुछ मतलब और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है, इसे कौन सा कानून, काला कानून भी कहा जाता है रोलेट एक्ट को, ठीक है। यह कानून भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ब्रिटिश शासन द्वारा, ओके। ये आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फ्रांस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड सही जवाब हो जाएगा। कैसे, तो औद्योगिक क्रांति 1780 से 1850 के बीच इंग्लैंड में शुरू हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड में लोहे और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। इंग्लैंड एवं राजनीतिक रूप से स्थिर देश था, इसलिए यहाँ औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, 1932 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1929 ईस्वी या 1936 ईस्वी। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन सी 1929 ईस्वी। कैसे, देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग इसको कर लिए थे, 1929 ईस्वी आपका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुई थी और यह
1939 से 1939 के आसपास तक चली थी। ठीक है, यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया था कि उससे उबरने में कई साल लग गए। ठीक है, और कब स्टार्ट हुई थी तो आप लोगों को पता चल गया 1929 ईस्वी। कब तक चली थी? 1933 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, सॉरी 1939 ईस्वी तक चली थी। 1939 ईस्वी तक चली थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? 72 सदस्य, 85 सदस्य, 78 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 78 सदस्य। ठीक है, आगे उत्तर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर समाप्त हुई थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर ये समाप्त हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन उत्तर सी सही जवाब हो जाएगा, न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, यहाँ देखिएगा उत्तर क्या होगा आगे, मतलब कुछ अन्य जानकारी। सरकार न्यूनतम सहायता मूल्य, जिसको MSP के नाम से भी जाना जाता है, कि घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने की गारंटी देती है। यह मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्नि उत्पादक है? बॉक्साइट का, लौह अयस्क का, अभ्रक का या तांबा का? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कैसे? उत्तर देख लीजिएगा, अभ्रक सही जवाब हो जाएगा। झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। कैसे? तो यह खनिज कोडरमा जिले में पाया जाता है, जो झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस मिट्टी में लोहे धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन लाल मिट्टी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, उत्तर यहाँ लाल मिट्टी सही जवाब हो जाएगा। लाल मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है। यह मिट्टी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर यह 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? अभी कुछ देर पहले हम लोग रबी फसल के बारे में देखे थे, तो इसमें से खरीफ फसल कौन हो जाएगा? चना, चावल, गेहूं, दलहन। तो खरीफ फसल कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी चावल खरीफ फसल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी चावल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ खरीफ फसल को कुछ और उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग, अगर ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ से अगर इसको देख लीजिएगा तो बहुत काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। जैसे खरीफ फसल के कुछ उदाहरण, जैसे चावल, मक्का, बजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गन्ना आदि, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। वहीं रबी फसल देख लीजिएगा, रबी फसल को कुछ उदाहरण, सरसों, मटर, अलसी, जौ, तंबाकू, चना, गेहूँ आदि, ये सब क्या है? रबी फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? 18%, 74%, 1% या 28%? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर गलत उत्तर लिखा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 74%, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिएगा, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी 74% है, तमिल की 18%, मुर की 7%, अन्य की 1%। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SST से रिलेटेड 12 फरवरी को
जो होने वाला एग्जाम उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि सोशल साइंस का था। ठीक है, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका नोट्स आप नोट करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग सारे क्वेश्चन के साथ साथ उसको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो जाकर वहाँ से देख कर आप अपना तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और साथ में आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस का जवाब आप लोग को पहले से पता था। ठीक है, और कितना तैयारी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, साथ में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं वो भी आप लोग बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।